AB01 Good बैच evening, sir. ऑल ऑफ यू बेटा। लास्ट टाइम में मैंने आपको क्वांटम नंबर बताए थे परहैप्स, है ना? Yes, sir. यस सर। और देखो, अब मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ बेटा, उसकी क्वेश्चनिंग बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर रूल्स। बेटा, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर एन से। एन से। एन की वैल्यू कितनी एज्यूम की जाती है? 1 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनाइट तक। Infinite. फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल से। Else. एल की वैल्यू कहाँ से बताई थी बेटा मैंने? 0 से टू n-1। और m की वैल्यू मैंने बताई थी -l से 0 से +l तक। तो ये रूल बताए थे बेटा मैंने 3 आपको। तो Yes, इस sir. चीज से क्या क्या मतलब निकलता है? इस चीज से निकलता है फॉर वैलिड ऑर्बिटल, कोई भी बेटा हमारे पास अगर वैलिड ऑर्बिटल है तो जो L की वैल्यू है वो n से हमेशा एक पीछे होगी। n-1 का मतलब एक पीछे। तो L की वैल्यू लेस देन n होगी। L की वैल्यू ऑलवेज फॉर वैलिड ऑर्बिटल, L की वैल्यू कभी भी n के ना तो बराबर हो सकती है ना n से ज्यादा होती है। L की वैल्यू लेस देन n। और m की वैल्यू देखो -l से +l के बराबर हो सकती है, L के बराबर हो सकती है, या L से छोटी हो सकती है। बराबर या m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू L के बराबर या छोटी हो सकती है। तो बेटा ये आपको वैलिड ऑर्बिटल में हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ऑर्बिटल वैलिड होता है जिसमें L की वैल्यू n की वैल्यू से छोटी हो और m की वैल्यू L की वैल्यू से छोटी हो, या दोनों चीजें देखनी है, दोनों चेक करने, एक चेक नहीं करना, दोनों चेक करने, या बराबर हो। तो इसका मतलब फॉर इनवैलिड ऑर्बिटल क्या होगा? उल्टा याद कर लेते ना अपने, ये अपने लिए इजी रहेगा बेटा। अगर कोई भी इनवैलिड ऑर्बिटल है तो पहले L की वैल्यू चेक कर लो n से। अगर L की वैल्यू n से ज्यादा है तो वो इनवैलिड ऑर्बिटल है, या m की वैल्यू L से ज्यादा है, पहले ये चेक करो फिर ये चेक करो, दोनों में से अगर कहीं भी लग रहा हो तो फिर वो इनवैलिड ऑर्बिटल है। कैसे? सपोज मैं आपको बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही बेटा आपके कंपटीशन में आएगा या एग्जाम में आएगा। फॉर इनवैलिड ऑर्बिटल्स, नंबर 1 n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2, s का वैल्यू +½ सेकंड, n का वैल्यू 4, L का वैल्यू 3, m का वैल्यू 1, s का वैल्यू ½ थर्ड, n का वैल्यू 4, L का वैल्यू 4, m का वैल्यू 2, s का वैल्यू +½ और फोर्थ, n का वैल्यू 4, L का वैल्यू 3, m का वैल्यू 4, s का वैल्यू ½ तो इनवैलिड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं देखो बेटा। तो इनवैलिड ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए? L का वैल्यू n से अगर बड़ा दिखाई दे रहा है, L का वैल्यू n से बड़ा दिखाई दे रहा है, या m का वैल्यू L से बड़ा दिखाई दे रहा है तो इनवैलिड है। देखो यहाँ L का वैल्यू 3 तो n से छोटा है बेटा, L का वैल्यू n से छोटा है तो वैलिड हो गया। m का वैल्यू 2, ये L से छोटा है तो ये वैलिड हो गया, ये तो वैलिड हो गया इनवैलिड ऑर्बिटल, ये तो वैलिड हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, n का वैल्यू 4, L का वैल्यू 3, छोटा है L का वैल्यू, और m का वैल्यू L से छोटा है, मतलब इधर से चले जाओ छोटा होता जाए, लेस होता जाए, तो वैलिड है। इसका मतलब ये भी वैलिड हो गया। अब इधर आ जाओ बेटा फोर्थ वाले में, n का वैल्यू 4 और L का वैल्यू 4,
तो बताओ वैलिड होगा या नॉन वैलिड होगा? So टेल में non-valid. बेटा नॉन वैलिड, क्योंकि एल का वैल्यू अगर Invalid. हमेशा क्या होना चाहिए, एल का वैल्यू एन से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर एल का वैल्यू एन के बराबर हो गया या एन से बड़ा हो गया तो वो इनवैलिड है। एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 4 आ गया तो एल तो ऑलवेज वैलिड ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए, एन से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, ये ऑर्बिटल वैलिड नहीं है, ये ऑर्बिटल नहीं बन पाएगा, इनवैलिड। इधर देखो एन का वैल्यू 4, एल इज इक्वल टू 3, यहां तक तो वैलिडिटी है। लेकिन एम इज इक्वल टू 4, तो एम का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, या तो एल के बराबर। अगर एम का वैल्यू एल से बड़ा आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड। तो इसका मतलब बेटा ऐसे केस आएंगे, तो ये दोनों केस इनवैलिड है। तो चाहे आप वैलिडिटी से याद कर लो, चाहे आप इनवैलिड से याद कर लो। वैलिडिटी में याद रखना है कि एल सर का वैल्यू, हाँ बोलो। सर ये m की वैल्यू तो इक्वल आ रही है ना l के? कहाँ पर, कौन से वाले केस में बेटा, सर फोर्थ ऑप्शन में। कहाँ आ रही है एल सर की m वैल्यू? की। लेकिन एन तो नहीं आ रहा ना, एन तो बड़ा हो रहा है ना एल से। एल भी क्या होना चाहिए, अगर एल एन से एल छोटा होना चाहिए, और एल की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 4 है, फोर्थ वाले में कह रहे हो ना आप। यस सर। तो एम का वैल्यू 4 आ रहा है तो एल से बड़ा नहीं आ गया एल का, एम का वैल्यू? हाँ सर लेकिन m की वैल्यू तो इक्वल आ रही है ना? कहाँ आ रही है बेटा, हाँ एम की ठीक है वैल्यू सर, ठीक है, मेरे को 4 आ भूल रही गया। है, एल की वैल्यू 3 आ रही है। तो एम की ओके वैल्यू एल सर। से बड़ी आ रही है तो इनवैलिड हो गया। ओके सर। तो वैलिड ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब बेटा वैलिड ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू एन से क्या होना चाहिए, Less. लेस होना चाहिए, एन से लेस। और एम का वैल्यू एल से या तो लेस होना चाहिए Equal या to इक्वल less होना than. चाहिए। और फिर इसी बात को हम ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, वो एक ही तरीका याद करने का। फॉर इनवैलिड ऑर्बिटल, इनवैलिड ऑर्बिटल है तो जब भी एल एन से बड़ा दिखाई दे या एन के बराबर दिखाई दे, एल की वैल्यू एन के बराबर या बड़ी दिखाई दे तो इनवैलिड है, और एम की वैल्यू एल से बड़ी दिखाई दे तो इनवैलिड है। क्लियर बेटा, चलूं आगे? Yes, sir. देखो बेटा, अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। सपोज मैं आपको ये देता हूं, क्वेश्चन ऐसे देता हूं, इफ n plus l is equal to 5, calculate the valid orbitals and sub energy level, सब एनर्जी लेवल्स नंबर। देखो बेटा, हमें दोनों n प्लस l का सम कितना रखना है बेटा, 5 Five. रखना है। 5। सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन ये है कि l ऑलवेज लेस देन n। और किसके लिए, वैलिड ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू n से हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है बेटा कि n प्लस l का वैल्यू सम 5 आना है। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो n की वैल्यू 5 रख देंगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0. 0, क्योंकि दोनों का सम तो 5 आना है ना, 5 प्लस 0। तो इसका मतलब मेरे पास सब शेल कौन सा हो गया, 5 वाला 0। l की वैल्यू 0 होती है तो 5s हो गया। l की वैल्यू 0 लास्ट क्लास में बताया था बेटा, जब l की वैल्यू 0 होती है तो सब शेल कौन सा होता है, एस। s। अब देखो एक कम कर दो, n की वैल्यू 5 की बजाय 4 कर दो, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। 1। तो दोनों का सम 5 हो जाएगा। तो अब ये इसका मतलब 4, l की वैल्यू 1 है तो 4p सब सेल हो जाएगा। अब एक और कम कर दो बेटा, 3 कर दो। अगर n की वैल्यू 3 कर दूंगा तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 2। तो 3, 2 का मतलब कौन से वाला सब शेल है, डी। डी। अब l की वैल्यू कर दूंगा 2 और l की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। नॉट वैलिड।
एल की वैल्यू बड़ी थोड़ी ना हो सकती है, बराबर ही नहीं हो सकती है एन के बराबर, बड़ी कैसे हो जाएगी। तो सब शेल आ गया 5s 4p और 3d। अब मैंने आपको बेटा ऑर्बिटल्स बताए थे, अगर s ऑर्बिटल है तो अकेला होगा, p ऑर्बिटल है तो कितने बताए थे p ऑर्बिटल 3, 3, और d ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा 5। 5, 5। तो टोटल अगर मेरे से पूछा जाए सब शेल कितने हो गए, एक 5s एक 4p एक 3d, 3 हो गए। और मुझसे पूछे जाएगा ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 9 हो गए बेटा। yes sir, ऑर्बिटल्स कितना हो गया 9। 9, हैव यू एनी डाउट, इज इट क्लियर। यस Yes. सर। yes sir, भी आपके सम निकाला जाए तो ऐसे निकालोगे, इस टाइप से बेटा हम ये निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये सारा जो हमारे पास कैलकुलेशन आया है, फिर नॉलेज क्लाउड में लिख देता हूँ, ये सब सॉल्यूशन जो आया है वो श्रोडिंगर इक्वेशन आया है। एक इक्वेशन से आया है जिसका नाम है बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम ये बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स represent the orbital by psi। किससे रिप्रेजेंट करता है वो, psi। क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल बाय psi, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो जो स्पेस है वो psi से रिप्रेजेंट किया जाता है, psi। और इस psi इज कॉल्ड वेव फंक्शन। psi को क्या बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन। psi को बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है वेव फंक्शन। एक्चुअली अब एक्चुअली psi क्या देता है, एक्चुअली psi गिव्स द स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन। और उस स्पेस क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल हो सकता है पहले वाला ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या दिया था हमने, मेन शेल। दूसरा क्या दिया था ऑर्बिट के बाद, सब शेल। और सब शेल के बाद क्या दिया था, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, एन से। सब शेल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एल से। और ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते थे आप, एम से। तो एक्चुअल में जो साई रिप्रेजेंटेशन होता है, साई मतलब वो जगह बताता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ऑर्बिटल बताता है। ऑर्बिटल मतलब वो जगह 3 टाइप की होती है, एन एल एम, मतलब ये कोड है साई एन एल एम। साई एन एम एल का मतलब हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होती हैं बेटा, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर स्पेस बताती हैं। स्पेस वाली कौन कौन सी क्वांटम नंबर होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साई एक्चुअल में स्पेस बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सपोज मैं आपको लिख देता हूं एज, क्वेश्चन कैसे आएगा, एज एन ऑर्बिटल is designated by psi 420 420, an orbital is designated by psi 420, provide the recognition of orbital। आपको एग्जाम में दे दिया 420, तो आपको बताना है कौन से वाला ऑर्बिटल है बेटा। तो कैसे सोल्व करोगे आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि साई का मतलब होता है वो जगह बताता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन मिलने की ऑर्बिटल वाला मेन एनर्जी लेवल मतलब एन, सब एनर्जी लेवल
और ऑर्बिटल, और उसने क्या दिया है आपको सॉल्यूशन, साई 420। इसका मतलब कंपेयर करते जाओ, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 4, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 2। अगर एल की वैल्यू 2 आई तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ, डी। एल की वैल्यू 0 होती है तो एस, एल की वैल्यू 1 होती है तो पी, एल की वैल्यू 2 होती है तो कौन सा हो गया, D डी। और तीसरा वैल्यू किसका होता है, एम का, एम की वैल्यू जी है, 0 है तो एम की वैल्यू 0 डी वाले कौन से में होती है, लास्ट क्लास में बताया था ना, डी जेड स्क्वायर होगा तो एम की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सा हो गया हमारे पास, 4 शेल का, डी ऑर्बिटल का, जेड स्क्वायर, 4 DZ²। तो NLM 4T0, मतलब 3 स्पेस ऐसे होते हैं जो हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं डिस्कस कर लेता हूं दोबारा। NLM दे दिया तो इसका मतलब NL और M की वैल्यू दे दी, उससे हमें ये पहचानना है कि ऑर्बिटल कौन से वाला है। क्लियर, जैसे मैंने ऐसे दे दिया साई NLM, साई NLM में मैं लिख दिया साई 100, साई 100, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 1 1 1। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ, S एस। एम की वैल्यू 0 है तो एस वाला एस ही रहा, L0 एस, एस तो अकेला ही होता है एस, तो ऑर्बिटल कौन सा हुआ देखो, फर्स्ट का एस ऑर्बिटल, फर्स्ट का एस S ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो आप साई एनएलएम लिखा हुआ है तो इससे आप रिकग्निशन कर सकते हो बेटा, रिकग्निशन कर सकते हो कि कौन से वाला ऑर्बिटल। क्लियर। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हमारी 3 क्वांटम नंबर निकली हैं। कौन सी 3 क्वांटम नंबर निकली हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन का जिक्र ही नहीं आ रहा, देखो स्पिन नहीं दिया है। क्लियर बेटा, बना लोगे ऐसी प्रॉब्लम। यस। देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं, फिर निकालते हैं अपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होता है ऑर्बिटल का शेप्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले बेटा हम डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल क्या होता है, ये होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस। थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus, three-dimensional space around the nucleus within an atom, within an atom where the probability of finding electron is maximum। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करोगे, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड करोगे, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसको हम रिप्रेजेंट के करते हैं ऑर्बिटल से, और ये रिप्रेजेंटेटेड किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड
बाय एक सिंबल होता है साई, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी within an orbital is represented by psi square। हमें ऑर्बिटल से मतलब नहीं है बेटा, हमें psi square इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो psi is not significant, but psi square is सिग्निफिकेंट। मतलब हमें वो जगह चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिलती है मैक्सिमम 3D में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और मैथमेटिकली ऑर्बिटल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमें उस पे साई से मतलब नहीं है, उस जगह से मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। हमारे लिए सिग्निफिकेंट जो है, हमारे लिए मतलब की बात है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से है कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले हम डिफाइन किया। तो यहां पर हम नोट देते हैं कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। तो प्लेस एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इज नोन एज नोड। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, नोड 0, मतलब साई या साई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 0 होगी, उसको हम नोड बोलेंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उस स्पेस को बेटा 0 बोला जाता है, नोड बोला जाता है। और नोड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं हम नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। नोडल सरफेस का दूसरा नाम हम देंगे रेडियल नोड। नोडल सरफेस को ही बेटा हम बोलेंगे रेडियल नोड, नोडल सरफेस को ही हम रेडियल नोड बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा रेडियल सरफेस की बजाय इसको बोलते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का दूसरा नाम बेटा जो होता है वो होता है, जैसे ये रेडियल नोड होता है, ये एंगुलर नोड होता है, ये नोडल प्लेन। एंगुलर नोड, नोडल प्लेन। तो रेडियल सरफेस या इस रेडियल सरफेस को रेडियल नोड भी बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं। जो भी रेडियल नोड या नोडल सरफेस है उसका निकालने का फार्मूला होता है NL-1, N-L-1। और नोडल प्लेन निकालने का फार्मूला होता है N। और इसका बेटा एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है DZ स्क्वायर। DZ स्क्वायर does not contain any angular node। तो बेटा ये याद रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको हम नोड बोलते हैं। और नोड 2 टाइप के होते हैं। टोटल नोड निकालने तो इन दोनों का सम कर दो, N-L-1 प्लस ये कह रहे हो L, N-L। तो ये जो नोड होंगे वो हमेशा N-1 होंगे, N-1 होंगे, एक्सेप्ट जो होगा DZ स्क्वायर। ये वाला फार्मूला DZ स्क्वायर पे मत लगाना बेटा। तो रेडियल सरफेस जो होंगे, रेडियल सरफेस या रेडियल नोड या नोडल सरफेस, तो ये जो होता है इन सब का फार्मूला होता है N-L-1। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होता है, इसका फार्मूला होता है DZ स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये कुछ थ्योरी बताई है मैंने, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। अब देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सपोज S ऑर्बिटल, A टाइप है,
एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए जो एल का वैल्यू होता है फिक्स है बेटा, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू भी 0 होता है। इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होगा। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है बेटा नॉन डायरेक्शनल। तो एस ऑर्बिटल जब कभी भी होगा आपका, उसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, एम की वैल्यू 0 होगी, स्फेरिकल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। जैसे देखो आपके पास एग्जांपल, आपको बनाना है 1s ऑर्बिटल। तो आप क्या करोगे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक स्फेरिकल जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी होगा। ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा ये 1s ऑर्बिटल हो गया। ऐसे ही मान लो आपके पास हो 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल तो होगा ही। एक छोटे स्फीयर के साथ साथ बीच में खाली जगह होगी, यहां तक एक स्फीयर बन गया। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, फिर एक दूसरा स्फीयर होगा। यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, और उन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह होगी चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो बीच में खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये खाली जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसको बोलेंगे नोडल सरफेस। तो आपके पास नोडल सरफेस एक आ रहा है 2s में, और यहां कोई नो नोडल सरफेस 1s में कोई नोडल सरफेस नहीं आ रहा, नो नोडल सरफेस। अगर बेटा मैं 3s ऑर्बिटल बना दूं, तो पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये 1s, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की और प्रोबेबिलिटी 2s, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 3s। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 1s, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 2s, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 3s। तो बीच में आपको देखोगे दो ऐसी सरफेस मिलेंगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये कौन कौन सी जगह है बेटा, देखो ये वाली जगह है और ये वाली जगह। तो कितने नोडल सरफेस हो जाएंगे, सरफेस जगह है, चारों तरफ जगह आ रही है, तो इसको बोलेंगे 2 नोडल सरफेस। कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसे देखना नहीं आता है, तो आप फार्मूला तो लगा सकते हैं ना बेटा। आपको नोडल सरफेस लगाना है बेटा, तो नोडल सरफेस, नोडल सरफेस का दूसरा नाम क्या दिया था हमने, रेडियल नोड। रेडियल नोड का फार्मूला क्या होता था निकालने का, n माइनस एल माइनस एम। तो बेटा बताओ 1s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड कितने आएंगे, n की वैल्यू कितनी होगी, बोलते जाओ बेटा। नोडल सरफेस निकालना चाहता हूं मैं, n की वैल्यू कितनी होगी 1s ऑर्बिटल में, 1। l की वैल्यू कितनी होगी बेटा, s है तो 0 0 और -1, तो कितना आंसर आ गया, 1 - 0 - 1 0 0। तो यही तो बताया था हमने, नो नोडल सरफेस। 2s के अंदर निकालो बेटा, 2s के अंदर देखो, 2s के अंदर n की वैल्यू कितनी हुई, 2। s है तो l की वैल्यू कितनी हुई, 0। n माइनस l माइनस 1, तो कितना आया बेटा, देखो 2 - 1 1। तो मैंने कितना बताया था, नोडल सरफेस 1 होगा 2s ऑर्बिटल के अंदर। अगर मुझे 3s में चाहिए बेटा, 3s में तो n की वैल्यू कितनी आई, 3। s है तो l की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 माइनस 1, तो कितने हो गए, 2। तो मैंने यही तो बताया, 2 नोडल सरफेस। तो आपको नोडल सरफेस मतलब ऐसी जगह निकालनी है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अगर वो नोडल सरफेस है तो क्या फार्मूला लगा सकते हो बेटा, n माइनस एल माइनस L -1 क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को स्फेरिकल नोड में।
No, sir. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पी ऑर्बिटल। ये आपके पास पी ऑर्बिटल वाला केस है। पी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू फिक्स है बेटा, कितनी आएगी 1। एल की वैल्यू 1 तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 3। कौन कौन सी वाली बेटा, लास्ट क्लास में बताया था, -1 -1, 0 +1। और +1। इसका मतलब m ऑर्बिटल 3 हो गए। इसमें जिसमें m की वैल्यू 3 होगी, m की वैल्यू 0 है वो pz हो जाएगा। -1 वाले को px बोल सकते हो, प्लस वाले को py बोल सकते हो। -1 0 +1 या +1 0 -1 कुछ भी लिख सकते हो। तो px, pz, py। तो p ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा आपके 3 हो गए। p ऑर्बिटल आपके 3 हो गए, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू ये। अब इसमें भी आपने क्या निकालना है, जो भी निकालना है। जैसे आपको मान लो मैं कह देता हूं एग्जाम्पल, मैंने आपको बोल दिया पी एक्स बनाना है, तो आप क्या करो, एक एक्स एक्सिस लो। पी एक्स की शेप जो होगी वो होगी डम्बल शेप। कौन सी शेप होगी बेटा, डम्बेल। डम्बेल में मान लो पी एक्स है तो आप कह दो एक्स एक्सिस है, और इस पर दो मैंने एस ऑर्बिटल रख दिए, तो 2 हो गया, तो ये डम्बेल शेप बन गया, ये पी एक्स बन गया, पी एक्स। अब देखो पी एक्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो यहां पर है, तो इसका मतलब दो ऑर्बिटल इसके दो एक्सिस खाली हो गए बेटा। अब दो एक्सिस खाली हो गए, एक तो सपोज इसका वाई एक्सिस खाली हो गया, वाई एक्सिस, और एक इसका सपोज कोई और एक्सिस खाली हो गया, सपोज इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दिखा तो सकता नहीं मैं, ऐसे पी जेड का एक्सिस खाली हो गया। अब पी वाई और जेड एक्सिस को मिलाऊंगा तो एक प्लेन बन जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो इसका मतलब इसके अंदर नोडल प्लेन निकालना है बेटा मुझे। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या फार्मूला होता है, एल। तो एल की वैल्यू पी एक्स के लिए कितनी आती है, पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 1 होगा। 1 कौन सा होगा, 1 वाला प्लेन जो मैंने यहां निकाला है, एक्स एक्सिस को छोड़ दो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कौन से वाला प्लेन रह गया बेटा, वाई जेड प्लेन बन गया। वाई जेड एक प्लेन है, नोडल प्लेन, और वो जो होता है पी एक्स में एक नोडल प्लेन आपका आ जाता है। तो बेटा अगर पी एक्स में ये नोडल प्लेन करता हूं तो बाकी आप बड़ी इजीली बता सकते हो ना। सपोज मैं कह दूं कि एग्जांपल है आपके पास पी वाई, पी वाई, तो इसको बोल दो डम बेल शेप। तो पी वाई है, सपोज ये वाई एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो कौन कौन से एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा, बताओ। एक X एक्स एक्सिस एक्स पर और नहीं जेड, होगी, और किस पर नहीं हो गई, जेड पे। जेड पे। और दो एक्सिस को मिलाने से एक प्लेन बनेगा। इसका मतलब कौन से प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, जो दिखाई नहीं दे रहे अपने को। वाई पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रहा है पी वाई में, तो एक्स जेड पे नहीं है। तो नोडल प्लेन निकालेंगे, तो नोडल प्लेन कितने आएंगे बेटा, क्या फार्मूला होता है नोडल प्लेन का, इक्वल टू एल। L। तो एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है, पी के लिए 1। तो नोडल प्लेन कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहां पर 1 वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से वाला नोडल प्लेन बनेगा बेटा, प्लेन का मतलब दो एक्सिस से मिलकर बनेगा, तो कौन सा होगा वो, XZ। and Z. एक्स एंड जेड। क्लियर। अब इसी टाइप से मैं बोलूं पी जेड ऑर्बिटल, तो पी जेड ऑर्बिटल में मैं बोलूंगी पी जेड बनाना है तो जेड एक्सिस बना लो बेटा, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दो, और प्लेन कौन सा दिखाओगे अब इस पर, तो नोडल प्लेन कितना आएगा 1,
कौन से वाला 1 होगा बेटा, क्या नाम होगा उसका? Z पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कौन से वाला प्लेन आ जाएगा? XY। XY. क्लियर बेटा, कोई डाउट? No, sir. तो ये आपके पास हो गया p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के पास आता है आपके पास d ऑर्बिटल। थर्ड हमारे पास आते हैं d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 2। l की वैल्यू 2 आती है तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -2, -1, 0, +1, +2 आएगी। इसका मतलब d ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे टोटल? बीच में 0 ना। -2, -1, 0, +1, +2, या +2, +1, 0, -1, -2, तो टोटल d ऑर्बिटल आपके 5 आ जाएंगे बेटा। अगर आपके d ऑर्बिटल 5 आ जाएंगे तो कौन कौन से होंगे? जो बिल्कुल 0 वाला है उसका नाम क्या बताया था मैंने? dz²। +1 या -1 वाले के क्या नाम बताए थे? dzx या dyz। और +-2 वाले की क्या बताया था? dxy या dx², y²। लेकिन बेटा यहाँ एक एक पॉइंट है, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होते हैं नॉट 5d ऑर्बिटल्स are divided into 2 ग्रुप। एक को बोलते हैं T2g ग्रुप d ऑर्बिटल्स, एक बेटा बोलते हैं हम EG d ऑर्बिटल्स। एक EG ग्रुप होता है, एक T2g ग्रुप होता है। T2g का मतलब है 3 का ग्रुप होता है, 3 वाला। और ये 3 होते हैं बेटा dxy, dyz और dzx। dxy, dyz, dzx 3 का एक ग्रुप होता है जिसको हम ट्रिपली गैरेड बोलते हैं, इसलिए इसको T2g बोलते हैं। 2 का एक ग्रुप रह गया बेटा। 2 कौन कौन से ऑर्बिटल रह गए देखो आप, एक तो रहेगा dx² y² और एक dz²। इसको बोलते हैं इवनली गैरेड। इवनली गैरेड और ट्रिपली गैरेड। तो टोटल 5d ऑर्बिटल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, ट्रिपली गैरेड, इवनली गैरेड। ट्रिपली वाला, ट्रिपल से याद रखना, ट्रिपल मतलब 3 होता है तो 3 का ग्रुप है, इवनली मतलब इवन नंबर होता है तो 2 वाला ग्रुप है। ये जो बेटा ट्रिपली और इवनली गैरेड है, T2g या EG ऑर्बिटल है, इनमें फर्क क्या है देखो। जो आपके T2g ग्रुप ऑर्बिटल हैं इनमें 4 लोब होती हैं, लेकिन जो ऑर्बिट लोब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। 4 लोब्स बिटवीन द एक्सिस। और इसमें जो होती हैं, जो EG ऑर्बिटल है, इसमें जितनी भी लोब्स होंगी, अब जरूरी नहीं है 4 ही हो इसमें, लेकिन लोब्स जो होंगी वो अलोंग द एक्सिस होंगी। T2g ऑर्बिटल में 4 लोब्स होंगी, मतलब 4 लोब्स का मतलब हो गया डबल डंबल। डबल डंबल, 2 डंबल मिला दें तो 4 लोब्स होती हैं। तो इसमें 4 लोब्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं T2g ऑर्बिटल में। कैसे बेटा देखो, सपोज आप T2g ऑर्बिटल में कुछ भी बनाना चाहते हो, जैसे आप बनाना चाहते हो dxy, तो आप क्या करो, एज्यूम कर लो अपनी मर्जी से, एक x एक्सिस एज्यूम कर लो बेटा, एक y एक्सिस एज्यूम कर लो, और 4 लो बिटवीन द एक्सिस बना दो ऐसे, 1 2 3 4। तो ये बिटवीन द एक्सिस हो गया। ऐसे ही देखो dxy की बजाय आप बनाना चाहते हो dyz, तो अपनी मर्जी से बेटा 2 एक्सिस बना लो,
एक आप जेड एक्सिस बना रहे हो, एक वाई एक्सिस बना रहे हो, और 4 लोब दिखा दो बेटा, लेकिन बिटवीन द एक्सिस दिखा दो। जब आप 4 लोब बिटवीन द एक्सिस दिखाते हो, इट मींस दे आर द T2G ऑर्बिटल। ऐसे dxy dyz, और तीसरा कौन सा बना सकते हो बेटा आप, dzx। कोई इशू नहीं है, आप अपनी तरफ से एक z एक्सिस एज्यूम कर लो और एक x एक्सिस एज्यूम कर लो, और ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस दिखा दो। तो इन तीनों में डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स, इन तीनों में क्या क्या खास बातें हैं? एक तो इन तीनों के ग्रुप को बोलते हैं T2G डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको। इनकी खास पहचान क्या होती है बेटा? इनमें 4 लोब होती हैं, 4 लोब्स होती हैं, लेकिन लोब्स कहां होती हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस होती हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो अब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर सपोज नोडल प्लेन निकालना चाहूं, नोडल प्लेन इक्वल टू क्या होता है? एल। और डी वालों के लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? डी वालों के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2। अब आंसर कैसे दोगे आप? 2 नोडल प्लेन कैसे लोगे? जैसे एग्जांपल, मान लो आपके पास डी एक्स वाई है और इसमें आप नोडल प्लेन बताना चाहते हो, नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो कैसे दोगे? देखो एक्स और वाई एक्सिस दे रखे हैं, तो छूटा हुआ एक्सिस कौन सा है बेटा आपका? Z axis. जेड। तो आप एक बोलोगे एक्स जेड प्लेन और एक बोलोगे वाई जेड प्लेन, तो 2 नोडल प्लेन होंगे। ऐसे ही मैं बोल दूं डी वाई जेड, तो डी वाई जेड में छूटा हुआ एक्सिस कौन सा है बेटा? X axis. एक्स एक्सिस। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स वाई एंड एक्स जेड, XZ. 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे, क्योंकि नोडल प्लेन तो 2 ही आना है ना हर बार। तो डी वाई जेड के बाद सपोज आपका डी जेड एक्स है, तो डी जेड एक्स में नोडल प्लेन कौन से आ जाएंगे बेटा? जेड एक्स है तो वाई जेड एंड XY। एक्स वाई या वाई एक्स बोल दो। वो जो है आप यहाँ दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि 3D में दिखाना है, एक्स और वाई तो दिख रहा है आपको, जेड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके साथ आप लोगे तो एक्स के साथ जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, इधर लोगे तो वाई के साथ जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे तो इसको बोल दोगे वाई जेड, ऐसे बना सकते हो तो इसको बोलोगे एक्स। क्लियर बेटा? लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपको ड्राइंग की, आपको मैंने इधर से बता दिया है कि जब भी नोडल प्लेन निकालना हो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स में, तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू 2 है, तो 2 नोडल प्लेन आएंगे। कौन से आएंगे? एक्स वाई, जो जेड छूटा हुआ है उसको इंक्लूड करके आप नोडल प्लेन बना दो, एक्स जेड वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, और जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई एक्स। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां तक? No, दूसरा sir. मैंने ऑर्बिटल क्या बताया आपको? एक ईजी ऑर्बिटल। ईजी ऑर्बिटल मैंने 2 टाइप के ऑर्बिटल बनाए, एक बताया डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो डी स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र में क्या होता है? इसमें 4 लोब्स होती हैं बेटा। लोब्स तो इसमें भी 4 होती हैं, बट अलोंग द एक्सिस होती हैं। अलोंग द एक्सिस होती है, तो इसकी ड्राइंग कैसे करोगे? सब बेटा वाई एक्सिस और
हाँ बेटा, हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनको क्या बोलते हैं हम? टी टू जी ऑर्बिटल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को हम बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल। टी टू जी ऑर्बिटल की पहचान क्या होती है? इसमें 4 लोब्स होती हैं बेटा, और वो 4 लोब्स जो होती हैं बिटवीन द एक्सिस होती हैं, जैसे हमने डी एक्स वाई में दिखाया है। और नोडल प्लेन का फार्मूला क्या होता है? नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है बेटा। तो एल की वैल्यू 2 आती है, तो नोडल प्लेन आपने मुझे बताया था डी एक्स वाई का एक्स जेड वाई जेड डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ तक क्लियर था बेटा? यस सर। अब देखो Yes, sir. दूसरे वाले 2 डी ऑर्बिटल कौन से थे? एक क्या ऑर्बिटल था? डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 4 लोब्स होती हैं, बट अलोंग द एक्सिस होती हैं। तो ये शेप बनाया, देखो मैंने ऐसे बनाया है 4, देखो अलोंग द एक्सिस बनाया है मैंने, अलोंग द एक्सिस। इस स्पेशल मॉडल को बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर लीफ शेप में एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, जनरली नोडल प्लेन की बजाय हम बेटर ये होगा कि हम एंगुलर नोड बोलें। एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल, तो एल की वैल्यू 2 है, तो 2 एंगुलर नोड होंगे जो 45 डिग्री पर होंगे आपके। लास्ट डी ऑर्बिटल होता है बेटा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो होता है, इसमें 1 कोलर होता है और 2 लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो ये 1 कोलर, ये देखो ये 1 कोलर और 2 लोब अलोंग द जेड एक्सिस, इस टाइप से एक शेप होती है। इस शेप को बोलते हैं डफ नट शेप। लेकिन इस शेप में कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं दिखाई देती, इसलिए डी जेड स्क्वायर में नो एंगुलर नोड, इसलिए हम कहते थे यहां पर फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो फार्मूला एंगुलर नोड निकालने का एप्लीकेबल किस पे नहीं होता बेटा? DZ square. जी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब जगह एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला आप यूज कर सकते हो। और एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला क्या होगा? एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने? L. एल। जो एल की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड होंगे। और नोडल सरफेस कितने होंगे? रेडियल नोड कितने होंगे बेटा? क्या फार्मूला होगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। अगर आपको रेडियल नोड या आपको नोडल सरफेस निकालने हो तो क्या फार्मूला यूज किया था हमने? N minus L minus 1. एन एल माइनस वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। अगर टोटल नोड निकालने हैं तो दोनों का सम करेंगे तो एन माइनस वन आ जाएगा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको, सपोज बेटा मैंने ये प्रॉब्लम दिया, कैलकुलेट द रेडियल नोड नोडल प्लेन and total node in 5p z orbitals। ये क्वेश्चन दे दिया बेटा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? सॉल्यूशन तो आपको अगर रेडियल नोड निकालना है तो बेटा क्या फार्मूला रेडियल नोड का? n minus L minus 1. n माइनस एल माइनस वन। तो कितना आ गया? तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू p ऑर्बिटल है तो 1 माइनस 1। तो कितना आंसर आ गया बेटा रेडियल नोड का? 3. 3।
रेडियल नोडल प्लेन निकालना है तो क्या फार्मूला आता है, इक्वल टू एल। तो पी ऑर्बिटल है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो रेडियल नोडल प्लेन आ गया आपके पास 1। टोटल नोड निकालने बेटा, टोटल नोड तो दोनों का सम आ जाएगा। तो दोनों का सम n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया तो कितना आना चाहिए, n माइनस n माइनस 1। तो n की वैल्यू देखो कितनी आई, 5। और l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टोटल कितने हो गए, 4। टोटल नोड हो गए 4। ये क्या कितना 3 आया था ना, ये सम सम आना इक्वल आना चाहिए ना, 3 और 1 4। लेकिन ये फार्मूला नोट एप्लीकेबल किसके लिए है, ये बात जरूर dz ध्यान square. रखना। हाँ, दिस फार्मूला नॉट एप्लीकेबल फॉर dz। क्लियर। तो इस टाइप से आप बेटा एस पी डी एफ ऑर्बिटल की जो आप शेप, रेडियल नोड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रूल्स आते हैं, या मेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेकिंग ऑफ रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 3 रूल करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम में बनाते हैं तो एक होता है हमारे पास ऑफ बो रूल, एक हमारे पास होता है हाइजेनबर्ग रूल, इसको हम हाइजेनबर्ग नहीं बोलते, हुंस रूल बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है पाउलीज रूल। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो हम ऑफबो रूल से, हुंड रूल से और पाउली रूल से बनाते हैं। जिसमें से हुंड और पाउली ये दोनों नेम हैं, ये आपके साइंटिस्ट नेम है। लेकिन जो ऑफबो है ये है जर्मन लैंग्वेज का वर्ड ऑफ, मतलब साइंटिस्ट का नेम नहीं है, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेकअप। और जहां बेटा मेकअप जो कर रहे हैं हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कर रहे हैं, और वो भी जो कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में कर रहे हैं हम। तो 1 बाय 1 रूल पढ़ते हैं अब हम। जैसे सबसे पहला रूल है अपना, ए रूल है ऑफ बोस रूल। तो ये क्या करता है, ये रूल्स है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं उसके लिए ये रूल, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का बेटा आपका रूल है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल आप करोगे। तो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। तो स्पेशली ध्यान देना है ग्राउंड स्टेट में। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे पहले ही मैंने बताया है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब द एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल ऑफ गिवन एटम इन ग्राउंड स्टेट
energy level of given atom in ground states are filled by electron in increasing order of their energies in multi-electron system. अगर हमारे पास बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो एनर्जी लेवल जो होंगे वो गिवन एटम वो फिल कैसे करेंगे? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करेंगे। याद है आपको बेटा एनर्जी देखने का तरीका बताया था मैंने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? कैसे देखोगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी बेटा? क्या रूल बताया था मैंने? n plus एनर्जी l. कैसे देखोगे? एनर्जी कैसे देखोगे? एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी एनर्जी देखनी है, इज डिसाइडेड बाय सम ऑफ टू क्वांटम नंबर। कौन सी? एज पहली कौन सी नंबर बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड दूसरी अजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हमें एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिसाइड करनी है तो टू क्वांटम नंबर से देखते हैं, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल। कैसे? इफ n प्लस एल, ये करवाया था मैंने आपको, n प्लस एल हायर होगा तो एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। n प्लस एल का सम देख लेंगे बेटा, n प्लस एल ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। एंड इफ n प्लस एल सेम तो कैसे देखेंगे बेटा? तब अगेन हम किससे देखेंगे? देन n ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आपके पास है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है गिवन एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुलफिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों को। और इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए हम ये देखते हैं कि जिसका n प्लस एल ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसको बाद में भरेंगे। अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसको हम बाद में भरेंगे। तो एनर्जी ऑर्डर अगर हम निकालें तो एनर्जी ऑर्डर n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या आएगा? तो आप डायरेक्ट देखो n प्लस एल रूल देख सकते हो, आप डिवाइड कर लो। जैसे 1s ऑर्बिटल अकेला होता है, 2s और 2p बेटा दो होते हैं, 3s 3p 3d तीन होते हैं, 4s 4p 4d 4f चार होते हैं, 5s 5d 5p 5d 5f, आगे आप निकालो 5g, ऐसे होते हैं। आप इनको ऐसे काट लो बेटा तिरछा। तो आपको अपने आप एनर्जी का ऑर्डर पता लग जाएगा। एस बनाते जाओ, एस एस, जैसे मेरे नाम का सुरेंद्र नागिया का एस। तो आपको एनर्जी ऑर्डर पता लग जाएगा। देखो तो देखो ऑर्बिटल प्लेसिंग क्या होगी? अब दो बातें ध्यान रखना बेटा। ऑर्बिटल प्लेसिंग, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा? बोलते जाओ बेटा। 1s। 1s 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा? 2s 2s के बाद कौन सा आएगा? 2p 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 के बाद कौन सा आएगा? 3s 3s 3p के बाद 3p 3p के बाद 3d 3d। और फिर आएगा 4s 4p, ऐसे चला जाएगा। यस सर। तो ये तो है ऑर्बिटल प्लेसिंग। लेकिन हम
एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे, देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो अकॉर्डिंग टू, आप पहले प्लेसिंग रख लो बेटा, जो आपने प्लेसिंग रखी, प्लेसिंग के अकॉर्डिंग क्या आया, सबसे पहले 1s, फिर आया 2s, फिर आया 2p, फिर आया 3s, फिर आया 3p, फिर आया 3d, ये प्लेसिंग देख रहा हूं अभी मैं, फिर आया 4s, फिर आया 4p। एनर्जी देखो सबसे कम किसकी आएगी बेटा, इसमें देखते जाओ, ये जो मैंने बनाया ये एनर्जी ऑर्डर है, ये प्लेसिंग नहीं है, ये एनर्जी ऑर्डर है। तो एनर्जी ऑर्डर देखो सबसे पहले कम किसका आ रहा है, ऐसे चलते जाओ, सबसे पहले एनर्जी किसकी आ रही है, सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटा, देखो 1s, 1s, 1s से ज्यादा किसकी आ रही है, 2s, 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 2s से ज्यादा किसकी आ रही है, 2p, 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 2p से ज्यादा किसकी आ रही है बेटा, 3s, यस 3s, 3s से ज्यादा किसकी आ रही है, 3p, 3p, लेकिन 3p से ज्यादा किसकी है, 3d, 3d, नो, 3d नहीं है बेटा, देखो ये घूम गया, n प्लस एल रूल लग गया, 4s, 4s, 4s से ज्यादा है 3d की, 4, हाँ 4s से ज्यादा है 3d की। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो 3d है वो 4s से ज्यादा एनर्जी रख रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हो तो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d की एनर्जी 4s से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा भाई है, 3p की ज्यादा है तो 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 3d के बाद देखो किसकी आई है, देखो 4p। 4p, तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे यहां तक तो आप कंटिन्यूस चलते रहोगे 3p तक, 3p के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन फुल करोगे, देखो आप 3d नहीं करोगे बेटा। तो ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ 4s orbital is smaller than, इसकी आएगी स्मॉलर देन 3d। एनर्जी जो है 4s की स्मॉलर देन 3d से है, यानी कि 3p के पाल पहले 4s इलेक्ट्रॉन फिल करोगे फिर 3d करोगे। तो n प्लस एल रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में हमको फिल करने। एज एग्जांपल, सपोज मेरे पास नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक 7 है, सबसे पहला ऑर्बिटल 1s आएगा, 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा, 2s, ये 9th क्लास से पढ़ रहे हो आप, 2s और 2p। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा, 2, 2, अकेला इलेक्ट्रॉन है 2 आ गए, फिर s है तो कितने आ सकते हैं, 2। 2, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बेटा, p कितने ऑर्बिटल होते हैं, p 6, 6 होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने फिल करने हैं अभी भी देखो, 2 और 2 4, तो कितने और फिल करने हैं हमको, 3, 3, 3, 3। तो 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नाइट्रोजन। दूसरा रूल आता है बी रूल, वो रूल है हमारा, उसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है कि अगर सब एनर्जी लेवल जैसे 2p ऑर्बिटल है, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, p सब शेल में 6, 3 ऑर्बिटल होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है, उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर singly filled first in degenerate orbitals of
given subshell electron are singly filled first in degenerate orbital of given subshell and then paired. जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लूं मैं, नाइट्रोजन ऑफबो रूल के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग की तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1s2, 2s2 और 2p3। अब मैं अगर हुंड रूल लगाऊं तो हुंड के अकॉर्डिंग एस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ns 1 ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए, 2p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, देखो 2p ऑर्बिटल है तो इक्वल एनर्जी के कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 3। और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3p है तो इसका मतलब तीनों p ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी है, तो इक्वल एनर्जी ऑफ 3p ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल की 3 की इक्वल एनर्जी है, इसलिए इसको बोलते हैं 3-fold डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, 3-fold डीजेनरेसी। अब तीनों p ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी है और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है आपको जो फिल करने हैं, डू रिप्लाई 3 बेटा, इतने सारे स्टूडेंट हो, बहुत कम आवाज लगाते हो आप, मैं पूछता हूं जब आपसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जो फिल करने हैं आपको, 3 तो 3। 3 3 है, तीनों की एनर्जी इक्वल है तो 3 को पहले सिंगली फील्ड करोगे, पहले एक एक करके फिल करोगे, 1 2 3, ये करेक्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटीज, यानी कि स्पिन ज्यादा से ज्यादा आपने करना है, पहले सिंगल फील्ड करोगे। ऐसे ही देखो, सपोज मैंने आपको दे दिया एग्जांपल ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 लिखोगे तो सबसे पहले आपको रूल के अकॉर्डिंग 1s में इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन, ऑफबो के अकॉर्डिंग। तो 1s में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, 2s में 2 आ जाएंगे, और p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करने हैं बेटा, 8। तो यहाँ p में कितने आएंगे आपके पास, 4। 4 4। अब देखो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 2, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 2, लेकिन जैसे ही p की बारी आ गई तो p में तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के, तो इक्वल एनर्जी क्या है तो पहले सिंगली फील्ड करोगे, 1 2 3, फिर अगेन पेयरिंग स्टार्ट करोगे, 4, अगेन पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो इसके अंदर आप देखोगे दो चीजें निकल के आएंगी, एक होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। नोट, एक होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है बेटा लास्ट शेल, वैलेंस शेल का मतलब कौन सा शेल है, लास्ट शेल लास्ट शेल। जैसे एज एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर एक नोट होता है आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। दोनों में फर्क है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। जैसे मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड unpaired electron
are present in fluorine atom. फ्लोरीन एटम में मुझे ये बताना है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन फ्लोरीन एटम। सबसे पहले आपको बेटा एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए फ्लोरीन का। सॉल्यूशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 का मतलब पहला ऑर्बिटल 1s, दूसरा 2s और 2p। तो बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन करूंगा फिल में बेटा? 2। 2 फिर 2s में कितने फिल करूंगा? 2 2। 2 और 2 4, और p में कितने फिल कर सकता हूं? टोटल 3 ऑर्बिटल है तो 6 कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे Yes, sir. टोटल कितने बनाने हैं बेटा? 9। 9 5 आ गए, 1s2 2s2 2p5। इसमें देखो ये 1s और ये 2s, ये भी 2s, ये भी 2s। इसका मतलब ये सेकंड जो होगा ये वैलेंस शेल हो गए। वैलेंस शेल जो हो गया वो सेकंड है, बाहर वाला सेकंड शेल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? हो गया आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आंसर दोगे फ्लोरीन में? नॉट ओनली ये बेटा, बिकॉज ये शेल है, ये भी शेल सेकंड नंबर है, ये भी शेल सेकंड नंबर है, दोनों वाले ऐड करोगे बेटा तो 5 ये 2 ये, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके पास? 7 7। तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अगर अब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने तो ओपन कर दो बेटा। 1s, 1s का मतलब ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2p, p 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 5 कर दिया, हुंड रूल फॉलो कर दिया, ओब्बो भी कर दिया और हुंड्स भी फॉलो कर दिया बेटा। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1 1। तो दोनों बात में फर्क है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं या अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है हुंड्स रूल अप्लाई करके फिर चेक करेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अब आपके पास Yes. थर्ड रूल आता है, ऑफबो रूल हो गया, हुंड्स रूल हो गया ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और लास्ट वन इज द पाउली रूल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ये कहता है वन ऑर्बिटल, कोई भी एक ऑर्बिटल होगा, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर ओनली 2 स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी दे सकते हो, इसी स्टेटमेंट को बेटा हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं एनी 2 इलेक्ट्रॉन within one atom cannot have same set of 4 quantum number। आपने बेटा इवन, लेकिन सेम एटम होना चाहिए। एनी 2 एटम विदिन, एनी 2 इलेक्ट्रॉन विदिन वन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर का सेट
किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता बेटा। आप कहीं भी अप्लाई कर दो। देखो एज एग्जांपल, मैंने अभी एग्जांपल लिखा आपका नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया आपने 1s2, 2s2 और 2p3। इसका मतलब तो ये हुआ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में ये इलेक्ट्रॉन। ये सपोज इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 एज्यूम कर लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7। अब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालता हूं। तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं बेटा, एन, एल, एम और एस। यही तो होते हैं, एन, एल, एम, एस। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का काउंट कर लो बेटा, जैसे E1 इलेक्ट्रॉन के काउंट करो, तो E1 फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन का देखो n की वैल्यू कितनी आएगी, देखते जाओ, ऊपर लिखते जाओ बेटा। n की वैल्यू कितनी आई फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए? n का मतलब मेन शेल कौन सा आया उसका? 1। l की वैल्यू कितनी आई? बिकॉज s है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। l की वैल्यू 0 है, s इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। 0। और s की वैल्यू कितनी होगी? बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो एक को हमें प्लस हाफ देना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन निकालो अब आप। यू कैन सी हेयर सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन, E2 इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू बताओ बेटा कितना होगा? 1 1। l का वैल्यू कितना आएगा? 0 0 0। 0। m का वैल्यू कितना आएगा? 0 0। 0। s का कितना आएगा वैल्यू? -1/2। -हाफ। तो देखो इवन दो इलेक्ट्रॉन विद इन सेम एटम है, तब भी एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस आ रहा है। इवन आप कोई सा भी, जैसे E इलेक्ट्रॉन 7 ले लेते हैं, 7 नंबर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 7 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 2। और p में है तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1। 1। m की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 3। माइनस 1? नहीं, 3 कैसे बेटा? m की वैल्यू -1, 0 + 1 होगा, या +1, 0 -1 होगा। तो E7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ सकता है? +1 या -1। s का वैल्यू कितना आएगा बेटा? अकेला ऑर्बिटल है तो कुछ भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस। -हाफ अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कहीं भी आपको 4 की 4 क्वांटम नंबर कहीं भी सेम नहीं मिली। एटलीस्ट कितने क्वांटम नंबर के डिफरेंस होगा? 1 और 2। एटलीस्ट कितनों में डिफरेंस होता है? एटलीस्ट फॉर सेम एटम कितनी क्वांटम नंबर में डिफरेंस है? इन डिफरेंस ऑफ 1 क्वांटम नंबर। कौन सी वाली? स्पिन वाली। और ज्यादा से ज्यादा कितनों में डिफरेंस हो सकता है? देखो इसमें डिफरेंस आ गया ये वाला और ये वाला, इसमें डिफरेंस आ गया ये वाला और ये वाला, इसमें डिफरेंस आ गया ये और ये वाला, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, प्लस हाफ या माइनस पास। इन मिनिमम डिफरेंस ऑफ कितनी क्वांटम नंबर? इन एटलीस्ट फॉर सेम एटम, इन मिनिमम डिफरेंस एग्जाम में पूछेगा तो कितनी डिफरेंस आएगा? 1 क्वांटम नंबर का। एंड मैक्सिमम डिफरेंस इन 4। सारों के सारों में मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 4 क्वांटम नंबर आ सकता है, लेकिन ये होना चाहिए सेम एटम के लिए। अगर डिफरेंट एटम के लिए है, फॉर डिफरेंट एटम, अगर हमारे पास डिफरेंट एटम है बेटा, डिफरेंट एटम में डिफरेंट एटम 4 क्वांटम नंबर में भी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती है? जैसे नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूं, यही वैल्यू तो आएगी? आएगी नहीं आएगी? अगर नाइट्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बजाय ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूं, जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन ले लूं बेटा, तो बताओ n की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए NLMS कितनी निकाली आपने?
1 0 0 and plus. ये निकाली ना, NLMS। तो 1 0 0 0 प्लस and हाफ। plus. अगर ऑक्सीजन वाले के लिए भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की निकालूंगा तो यही तो आएगी, ऑक्सीजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। इसलिए डिफरेंट एटम में तो 4 क्वांटम नंबर सेम हो सकती हैं, लेकिन सेम एटम में तो पाउली रूल को बेटा ध्यान से देखना है। छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन गलती बड़ी हो जाती है, तो हर एक वर्ड का, हर एक मीनिंग का ध्यान रखना है। तो पहला क्या मीनिंग का ध्यान रखना है, पहला पाउली प्रिंसिपल क्या लिखना है बेटा आपने, पहला लिखना है आपने, अरे भाई हो जा नीचे, पहला क्या लिखना है, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा क्या लिखना है, एनी 2 इलेक्ट्रॉन विद इन 1 एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये 1 एटम में देना है। तो बेटा एक ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है आपका, ऐसे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन accommodate in 3p orbital। आंसर क्या दोगे बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन accommodate इन 3p ऑर्बिटल, क्या आंसर दोगे बेटा। जब भी वर्ड ऑर्बिटल देख लो 3p है तो px py pz मत सोच लेना, क्योंकि ऑर्बिटल अकेला होगा कोई भी होगा, एक ऑर्बिटल पाउली रूल यूज कर लेना, ओनली कितना आंसर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल, Pauli rule. पाउली रूल। तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन बताना, कभी भी एग्जाम में आ जाए 1 ऑर्बिटल आ जाए तो बेटा आपने पाउली रूल ही बताना है। तो अब आप देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाएगा, अगर ये काम कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाएगा। अब जैसे एलिमेंट, एलिमेंट है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे एलिमेंट है बेटा, पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। तो एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सबसे पहले 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, या 1s में 2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, बेरिलियम में 1s में 2 और 2s में 2, 2s भी फिल हो गया, यहाँ 2p खाली रहेगा, तो 2s में 2p खाली रहेगा। बोरोन आ जाएगा तो बेटा 1s2 2s2 और 2p1 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही आगे एटॉमिक नंबर कर सकते हो बेटा आप। बोरोन के बाद देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन या नियोन तक। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो कार्बन का क्या लिखोगे, 1s2, 2s और 2p स्टार्ट हो जाएगा, 2s2 और 2p2। नाइट्रोजन का 1s2, 2s स्टार्ट हो जाएगा, 2p2 2p3। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2 2p4। नाइट्रोजन फ्लोरीन का देखो 1s2, 2s2 2p5। नियोन का 1s2, 2s2 2p6। अब सेकंड सेल कंप्लीट हो गया, नियोन तक हो गया।
अब नियोन तक आपने फिल कर दिया तो आगे भरो 11 वाला। करता जाऊं बेटा, आगे बताते जाना। नियोन तक क्लियर है? आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो नियोन से आगे देखो बेटा, अगर नियोन से आगे चलेंगे तो 11 आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो नियोन तक देखो, ये 11 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 13 एटॉमिक नंबर, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। तो सोडियम देखो 11 आ गया, तो नियोन तक 10 तो आ ही गया, लिख दो 10। इसके बाद 3s स्टार्ट हो जाएगा, 3s 3p 3d तीनों ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ s में आएगा, 3s1। मैग्नीशियम का करोगे तो नियोन तक 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ 3s2 हो जाएगा, 3p 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एल्यूमिनियम में देखो नियोन तक 10 आ जाएगा, तो 3s2 s फुलफिल हो गया, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब 3p में फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिलिकॉन आ जाएगा नियोन तक 10, तो ये आ जाएगा 3s2 और 3p2। फिर आपका फास्फोरस में आ जाएगा नियोन तक 10, 3s2 3p3 आ जाएगा। फिर देखो सल्फर तक आ जाएगा आपका नियोन तक 10, 3s2 3p4 आ जाएगा। फिर आपका नियोन तक 10, क्लोरीन में देखना है तो 3s2 3p5 आ जाएगा, यहां तक आ गया। 3d है लेकिन वो वैकेंट रखा हुआ है अभी, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन के बाद आता है बेटा आर्गन। आर्गन का होता है 18, तो क्या लिखोगे, नियोन तक तो 10 है ही, 3s2 3p6 आ जाएगा, 3d वैकेंट रहेगा। अब अगर आर्गन के बाद 19 स्टार्ट हो गया पोटेशियम का, 19 होता है पोटेशियम, वैसे केलियम होता है लेटिन नेम, लेकिन बोलते पोटेशियम है। पोटेशियम में देखो नियोन तक या आर्गन तक आप 18 तो फिल कर दोगे, यहां तक 18। इसके बाद आएगा 3d, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरते, पहले 4s में भरते हैं बेटा। तो पोटेशियम वाला इलेक्ट्रॉन जो 19 नंबर आएगा वो यहां आएगा। अगर कैल्शियम करोगे 20, तो कैल्शियम जो है आर्गन तक 18 फिल करोगे आप, 3d 4s2 4s को फुल करके फिर आप वापस 3d में आओगे। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद देखो आ गया स्कैंडियम, Sc को बोलते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो इसमें कैसे लिखोगे आप, आर्गन तक 18, 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन 2, 18 और 2 20, वापस d में आओगे, अंदर आओगे, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर आगे ऐसे चलेगा। तो 21 तक एटॉमिक नंबर हम ऐसे फिल करेंगे, 21 तक। तो 21 तक देख लो, किसी को डाउट हो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने में? सर एक बार आप फिर से बता दो 21 का। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था आपने, n+l रूल भरोगे ना, n+l रूल कहाँ भूलना नहीं है ना आपको, n+l रूल इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका। ये ऑफ बोर रूल था। ऑफ बोर रूल में देखो आपने क्या किया था, ये इसीलिए तो पढ़ा था, नहीं तो इसको क्यों पढ़ते, अपनी जरूरत क्या थी, इसको बाहर निकाल देते, जरूरत क्या था इसको पढ़ने का, अगर काम ही नहीं आता तो इसी का तो यूज किया हमने। अरे भाई खुल जा। ये देखो आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया था, सबसे पहले किस में फिल किया था, ये एरो के साथ चलते जाओ, पहले किस में किया, बोलो बेटा, पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे आपने, 1s 1s, उसके बाद किस में फिल किए थे आपने, 2s, जिसने पूछा था वो तो बोल ही नहीं रही अब। 2s, 2s के बाद किसने भरा था, फिर किस में भरे थे इलेक्ट्रॉन आपने, 2p 2p के बाद किस में फिल किए थे इलेक्ट्रॉन आपने, 3s 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल किए थे आपने, 3p तो 3p के बाद 3d में थोड़ी भर रहे हो पहले आप, 4s पहले 3p के बाद एनर्जी के बेस पे n+l रूल के अकॉर्डिंग पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, Four. लास्ट 4s क्लास में भी बताया था n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने। इवन पहले आता 3d है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल किस में करते हो आप, 4s 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 फिल करके फिर वापस किस में पहुंचते हो आप, वापस आप 3d में।
तो यही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब स्कैंडियम भरोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p भर के फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके वापस किसके अंदर आओगे आप? 3D पे। 3D में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके आप वापस 3D में आओगे। दैट्स वाई जब आप इसके बाद 20 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने लगोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी आपको। ओके सर, गॉट इट। है ना? तो आपका क्या होगा कि आपको n+l रूल फॉलो करना है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। देन अगेन आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फिर ऐसे करोगे बेटा, n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये देखो फिर मैंने ये किया आपका, मैंने कहा देखो आप पोटेशियम तक तो ठीक है, कैल्शियम तक ठीक है, 18 तक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली भरे, 18 के बाद 3D में नहीं भरे, फिर 19 नंबर इलेक्ट्रॉन किस में आया आपका? n+l रूल के अकॉर्डिंग किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे बेटा? 4s 4s। 20 में ही ऐसे करोगे, 18 तक इलेक्ट्रॉन फिल करके 3D खाली छोड़ के पहले किस में भरोगे आप इलेक्ट्रॉन? 4s में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 20s फिल हो गया पूरा। अब s फिल हो गया तो वापस अगेन किसको भरना फिल करना स्टार्ट करोगे आप? 3D को 3D को n+l रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज n+l रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी 4s की कम है, 3D की ज्यादा है, तो कम एनर्जी वाला पहले भरेंगे। तो इसलिए स्कैंडियम का 21 इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करने के बाद वापस 3D में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो बेटा आज देखो, व्हाट डिड वी स्टडी इन टुडे क्लास? वी स्टडीड अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पहले हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड वी वांट टू लर्न कैलकुलेट द नोडल सरफेस, रेडियल नोड, एंगुलर नोड एटसेट्रा, है ना? और उसके बाद मैंने फिर आपको क्या सिखाया? रूल टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल। उसमें आपने 3 रूल फिल किए बेटा, 3 रूल के अकॉर्डिंग फिल किया। पहला रूल कौन सा था आपका, बताओगे मुझे? ऑफ बो रूल। ऑफ बो रूल। ऑफ बो कहाँ के साइंटिस्ट का नाम है? जर्मन वर्ड है। नहीं बेटा, साइंटिस्ट है ही नहीं है ये, साइंटिस्ट नहीं है ये, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। हाँ, जो दूसरे दोनों हैं हुंड और पाउली, वो दोनों साइंटिस्ट हैं। तो हुंड्स रूल एंड पाउली रूल के अकॉर्डिंग आपने फुलफिल किया। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, यस। लेट्स सी वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम देखते हैं। नाउ आई एम लिविंग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।